हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी सीटेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आज ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और सब आप लोग अच्छे होंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है, कहें कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सेकेंड नंबर माध्यमिक बाल्यावस्था और थर्ड नंबर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था और चौथा नंबर है किशोरा अवस्था। बताइए भी कौन सा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 नंबर हो जाएगा किशोरा अवस्था। तो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय क्या है भी किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था। ठीक है। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या है। देखिए प्रारंभिक बाल अवस्था जो है विकास की यह वह अवस्था आमतौर पर जन्म से लेकर लगभग 6 वर्ष क्या है जन्म से लेकर लगभग 6 वर्ष की आयु तक होती है। इस समय जो है बच्चे में तेजी से शारीरिक विकास का अनुभव करते हैं। ठीक, ये प्रारंभिक अवस्था तो जन्म से 6 वर्ष। ये माध्यमिक अवस्था, तो माध्यमिक अवस्था जो है यह विकास की वह अवस्था है जो आमतौर पर लगभग 6 से 11 वर्ष क्या भाई 6 से 11 वर्ष की आयु तक होती है। या जो है प्रारंभिक बाल अवस्था की तुलना में धीमी गति में से विकास का अनुभव इसमें बालक करते हैं। ठीक, और देखिए ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो है इसकी क्या होती है भाई, ये 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष होता है। इसका 2 से 7 वर्ष तक होता है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो है बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाए। और किशोरावस्था ये इसकी उम्र क्या होती है भाई 12 से 13 से वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच होती है। ठीक, किशोरावस्था। ठीक, इस प्रकार आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास की अवस्थाएं कितनी है भाई, ये 4 हैं। क्या है, 4 हैं। पहली है प्रसव पूर्व अवस्था जो 9 महीने क्या भाई 9 महीने या 280 दिन होता है। ठीक है, 280 दिन। कौन सा पहला था, पहला है ये, पहला है प्रसव पूर्व अवस्था। दूसरा क्या है भाई शैशवा अवस्था, जन्म से 5 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, जन्म से 5 वर्ष तक। ठीक, ये शैशवावस्था कहलाता है। और तीसरा नंबर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कब से होता है 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। ठीक है, 6 से 12 वर्ष को क्या कहते हैं, बाल्यावस्था। और किशोरावस्था, आइए किशोरावस्था, जो किशोरावस्था है वो कितना भी यहाँ चौथा ऊपर लिख देते हैं। किशोरावस्था है जो वो 12 से 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। ठीक है, 18 वर्ष तक। इसे जो है किशोरावस्था को अमूर्त चिंतन अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। इनका भी कहाँ किस वर्ष से किस वर्ष के बीच में होता है इनको भी याद रखिए क्योंकि ये भी पूछा जाता है। ठीक, तो प्रसव पूर्व अवस्था 9 महीने या 280 दिन के बीच तक होता है। शैशवावस्था जो जन्म से 5 वर्ष के बीच होता है। और बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष है। और चौथा लास्ट है किशोरावस्था जो 12 से 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच होता है। ठीक, इसे अमूर्त चिंतन अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है 4 अवस्थाएं जो हैं बाल विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो इस प्रकार आपका यहाँ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। तो स्थूल गामक कौशल क्या होता है भाई। स्थूल गामक कौशल, देखिए स्थूल गामक कौशल में जो है शरीर में बड़े मांसपेशी समूहों का संचालन और समन्वय शामिल होता है जिन्हें चलने, दौड़ने, कूदने, फेंकने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें क्या भी चलने, दौड़ने, कूदने और फेंकने के लिए। तो देखिए इसमें क्या हो गया, ऑप्शन फर्स्ट कह रहे हैं कि ब्रश में पेपर पर पेंटिंग करना नहीं, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना नहीं, सुई में धागा डालना नहीं। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा नंबर सही हो जाएगा, चलना और दौड़ना। ठीक है, चलना, दौड़ना और आपको यह भी याद रखना है कूदने और फेंकने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इस प्रकार आपका यहाँ चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि सामाजिकरण की प्रथम संस्था है। तो सामाजिकरण की प्रथम संस्था क्या मानी गई भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पहला हो जाएगा परिवार। देखिए ये प्रश्न तो हर पेपर में देखने को मिलता है तो ये तो इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सामाजिकरण की प्रथम अवस्था है भाई परिवार। ठीक है, देखिए समाज से ही जो है बच्चा सही और गलत पहचानता है और सीखा जाता है। धार्मिकता भी परिवार से ही मिलती है बच्चों के अंदर। ठीक, तो इस प्रकार आपका पहला से। देखिए दोस्त, स्कूल, मीडिया ये भी है लेकिन ये प्रथम संस्था नहीं है। ठीक है, तो आपका पहला सही है। अगला भाई देखिए कह रहे हैं कि यह मान्यता की भौतिक अवस्थाएं जैसे गुड़िया कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं। बताइए कौन सा सही हो जाएगा।
तो कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा जीववादी सोच। ठीक है, जीववादी सोच। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि देखिए अभिकथन दिया गया है, देखिए इसके नीचे आपको कारण दिया गया है, ए सही, ए आर दोनों सही या आर ए सही, तो आपको यहाँ ऐसे कथन आपको बतलाना है। तो ऑप्शन बड़ा क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिकथन कह रहे हैं कि 4 वर्षीय या लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। देखिए जैसे भी कहते हैं कि आप एक बर्तन काफ़ी लंबा कर दीजिए और इसका सिर्फ क्या कर दीजिए, चौड़ाई बढ़ा दीजिए, तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो है यह केंद्रित नहीं कर पाता। तो एक बच्चा कहता है, उसको लगता है कि जो बड़ा वाला लंबा वाला है उसमें ज़्यादा आएगा और जो चौड़ा है छोटा दिख रहा है तो कम आएगा। तो इस अवस्था को कहने की इसके तो आप जानते हैं कि भाई आपने जीन पियाजे के बारे में पढ़े हैं। जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं और ये कौन थे? ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे और ये स्विट्जरलैंड के थे ना। चलिए तो अभी और पढ़ देते हैं। तो आप ये कहने का मतलब है, तो पहला आपका कहने का ऑप्शन क्या है? तो देखिए पहला अभिकथन बिल्कुल सही है, नहीं समझ पाती भाई, लेकिन आपका मात्रा दोनों में समान आएगा, लेकिन वहाँ बड़ा छोट में एक पर ही केंद्रित रह जाती है। तो इस अवस्था को जानते हैं आप। चलिए आगे भी पूरा नहीं बताएंगे, अभी तो आगे है, पहले पढ़ लीजिए तो तब तो। चलिए देखिए अगला कहने की कारण, देखिए आर कहने कारण। जीन पियाजे के अनुसार रिया जो है संज्ञानात्मक विकास के पूर्व सक्रियात्मक चरण में है। बिल्कुल सही है भाई, ये कहाँ है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में है। तो अभिकथन ए भी सही है, अभिकथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है, और ए जो कारण जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ आपका कथन जो है ऑप्शन जो है पहला ही आपका सही हो जाएगा। क्या भाई? ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो आइए देखते हैं। देखिए जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं इन्होंने बताया है बाल विकास की, तो आप इनको देखिए, इनके चरण भी आपसे पूछता है भाई, हाँ चरण भी आपसे पूछा जाता है। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, पहला नंबर ये याद रखिएगा। और देखिए इनकी जो है पहली जो इन्होंने बताया है, पहला बाल विकास की अवस्थाएं बताया है, पहला क्या है? संवेदी पेशी अवस्था। क्या भाई? संवेदी पेशी अवस्था। इनकी आपसे उम्र पूछता है 0 से 2 वर्ष के बीच होती है। ठीक, इसमें क्या होता है? वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। ठीक, दूसरा कह रहे हैं कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या जो है 2 से 7 वर्ष के बीच होता है। ठीक है, इनका डेट याद रखना है। तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच में, 7 से 11 वर्ष के बीच में मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। और चौथा क्या है भाई? चौथा औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष के बीच है, 11 से 15 वर्ष। ठीक, तो पहला क्या है भाई? इनकी अवस्थाएं 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 4 वर्ष के बीच है, दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष के बीच है, और तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बीच, और 4 जो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो देखिए इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ आपका ए और आर दोनों सही है, आर जो एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। देखिए भाई 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 6ठा नंबर प्रश्न आपको यहाँ क्या बतला रहा है? कहने संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? बताइए भी किसका उदाहरण? कहने की पाड़, पुनर्बलन, अनुबंधन या संज्ञानात्मक द्वंद्व। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पढ़ने पर मदद करना किसका उदाहरण? तो ये ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा, पाड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। देखिए पाड़ जो है एक शिक्षण तकनीक है जहां शिक्षक छात्रों को नई अवधारणाओं और कौशल सीखने में मदद करने के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है, उसी को हम पाड़ कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका पहला सही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है भाई, कहने की बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग वास्तविक करता है। बताइए, कहने की सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम या निष्क्रिय अधिगम। कभी भी रटंत आ जाए तो जान लीजिए वो निगेटिव को दर्शाता है। ठीक है, ठीक, बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, तो देखिए लेव वाइगोस्की जो है एक मनोवैज्ञानिक थे, या किसका वही सिद्धांत दिए हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विकसित किया गया। ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि भाई सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये लेव वाइगोस्की हैं। ठीक है, आप इनको याद रखिएगा। देखिए सहयोगात्मक अधिगम आया है, ये क्या है? तो देखिए इसमें बच्चों को समस्याओं को हल करने, कार्यों को पूरा करने और नई अवधारणाओं को सीखने के लिए समूह में मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पहला ही सही है। ठीक, अगला देखते हैं भाई, कहने की कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? देखिए आपको वाइगोस्की पढ़ के जाना है। ठीक है, जीन पियाजे, कोहल वर्ग, ठीक है,
आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके 100+% समझ लीजिए प्रश्न आना ही आना है। तो मतलब आता ही आप जितने भी सेट आप उठा के देखेंगे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो भाई इसको अच्छे से तैयार करिए ताकि आपका CDP में अच्छा नंबर आ जाए। ठीक है, हम भी इनके क्या सारे नियम पढ़े थे और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाए थे भाई, सही बता रहे हैं, एक बार में ही क्लियर हो गया। तो आपका भी एक ही बार में क्लियर हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, तो कह रहे हैं कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? तो बताइए भाई, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए, कोहल वर्ग के बारे में आप जानते हैं, ये नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, तो इनके सब सिद्धांत भी जरूर याद रखिएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा नंबर हो जाएगा, परंपरागत चरण के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार आपका C नंबर सही हो जाए। आगे देखते हैं भाई, चलिए देखिए अगला करें, एक प्रगतिशील कक्षा भाई क्या होती है? करें कि परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। देखिए, परीक्षा केंद्रित नहीं होती, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होती, शिक्षक केंद्रित नहीं होती। तो अगला ऑप्शन आपको यहाँ भाई दिखा रहे हैं, तो ये भाई क्या होती है? यहाँ है एक चौथा ऑप्शन, देखिए क्या होती है? एक विद्यार्थी केंद्रित होती है। क्या भाई? विद्यार्थी केंद्रित होती है। देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में जो है शिक्षार्थी अपने अधिगम में एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, क्योंकि एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षार्थियों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है। क्या भाई? पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है। तो आपका यहाँ विद्यार्थी केंद्रित होती है। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा, इस प्रकार आपका चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है भाई, और इसमें जो है देखिए, इसमें छात्र की रुचियों, आवश्यकताओं और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो है छात्र की रुचियों, आवश्यकताओं और क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इस प्रकार आपका यहाँ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला है, अगला प्रश्न है 10 नंबर करने की, रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? बताइए भी कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? कहने की भाषाई होनी चाहिए, स्थानिक होनी चाहिए, या पारंपरिक अंतर्वैयक्तिक होनी चाहिए, या अंतःवैयक्तिक होनी चाहिए? बताइए कौन सा यहाँ सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा नंबर सही हो जाएगा। तीसरा नंबर सही हो जाएगा, पारंपरिक अंतर्वैयक्तिक होनी चाहिए। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहते हैं के अनुसार जो है अनुभवी प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास जो दूसरों को समझाने और प्रभावी ढंग से अंतःक्रिया करने की क्षमता होनी चाहिए। तो इस प्रकार आपका पहला नंबर तीसरा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आप जरूर के पढ़ के जाइएगा, और पिछले वर्ष हमने इस पर एक वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? आदान प्रदान करना, संप्रेषण। तो बताइए सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? कह रहे हैं कि केवल क्षेत्रीय भाषा। देखिए, केवल क्षेत्रीय, जब केवल शब्द लग जाता है तो थोड़ा से क्या होता है भाई, क्या होता है? निगेटिव को दर्शाने लगता है। केवल हिंदी भाषा का, कहना केवल अंग्रेजी भाषा। अगर भैया केवल अंग्रेजी भाषा करोगे तो जो कमजोर बच्चे हैं वो कैसे, जो हिंदी अकेला जानते हैं, तो उनको तो दिक्कत होगी ना। चलिए अगला करें, बच्चों की मातृभाषा। तो ये आपका सही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यही कहती है कि बच्चों को उनके मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, मतलब उनके आसपास की जो भाषा सीख कर आए हैं घर से, समाज से, उन्हीं भाषाओं में वे जल्दी सीखेंगे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है। तो आपका यहाँ राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा नंबर हो जाएगा, बच्चों की मातृभाषा का। ठीक है, अगला देखिए भाई, कह रहे कि 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? बताइए भी क्या दिखाता है? कह रहे कि जेंडर भूमिका में लचीलापन है, लिंग समता है, या लिंग रूढ़िबद्धता है, या लिंग प्रासंगिकता है? बताइए भाई, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, लिंग रूढ़िबद्धता। ये भी भाई आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये फ्री का समझ लीजिए प्रश्न है। सेम ऑप्शन ऐसे ही बनाता है और आपका सेम ऑप्शन ऐसे देता है हर एक सेट में, हर एक पेपर, ऑफलाइन ऑनलाइन सबमिटिंग। तो ये आप इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो लिंग रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं। ठीक है, वैशाली की माँ। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, अगला प्रश्न है, करें बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। अगर भाई बच्चों का नामीकरण कर दिया जाए और उनको वर्गों में बांट दिया जाए तो क्लास में क्या प्रभाव पड़ेगा, या बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए देखते हैं। पहला कह रहे हैं कि अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा, सुसाधित करेगा। नहीं, ये आपका गलत हो गया। ठीक है,
कह रहे हैं कि बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। हाँ भैया, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। अगर आप वर्गों में बांट देते हैं कि भैया ये वर्ग मान लीजिए जात के आधार पर बांट देते हैं, ठीक है, नामीकरण के आधार पर बात देते हैं, तो बच्चों में हीनता होगी, एक दूसरे से हीनता उत्पन्न होगी, दूसरे से बात करने में क्या होगी, हिचकिचाएंगे, हाँ, और उनके सीखने में लचीलापन आएगा। तो स्वाभाविक बात है, जन्म देगा। तो इस प्रकार आपका सेकंड सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला भाई देखिए, कह रहे सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। सतत व समग्र मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। मूल्यांकन से बच्चों की कहाँ कमियां हैं, क्या नहीं सीख पा रहा है, वे आपको क्या होता है भाई, बच्चे उससे आपको उससे पता चलेगा बच्चों की कमियां और बच्चे कहाँ से उनकी कमजोरियां पता चलेगा। तो मूल्यांकन बहुत ही जरूरी है। और सतत मतलब जानते हैं लगातार। तो सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं, बताइए भाई क्या मायने हैं। कह रहे विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना। भाई एक दूसरे से तुलना करना ये गलत वर्ड हो गया, तुलना करना गलत हो गया। चलिए अगला है, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला भी देख लेते हैं। तीसरा करें, केवल शैक्षिक, देखिए केवल शब्द बड़ा ही निगेटिव को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला, साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन नहीं। ठीक है, तो ये आपका नहीं सही। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला करेंगे, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी, बताइए। करेंगे योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन या मानक संदर्भित मूल्यांकन। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सेकंड नंबर सही हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, देखिए भाई रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शिक्षकों को अधिगम के प्रक्रिया के दौरान अपने छात्रों की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो आपका यहाँ सेकंड नंबर ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या आगे चलते हैं भाई। अगला कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है, बताइए भाई। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। कहें कि बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो पहला ही आपका सही हो जाएगा। आइए भाई अगला चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि विविध समूहों के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान रखना चाहिए, बताइए क्या ध्यान रखना चाहिए। कह रहे हैं कि हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, बिल्कुल आपका पहला सही है, तो यह ध्यान रखना चाहिए भाई एक शिक्षिका को। अगला है, कह रहे हैं कि सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, नहीं अनदेखा नहीं करना है भाई, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड नंबर करें, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना। हाँ, ये आपका सही है। अगला है, करें कि अप्रत्यक्ष निर्देश से देना गलत हो गया, ये नहीं है। अगला है पांचवा, विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। देखा लचीलापन आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो ये सही माना जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर मतलब कि पांचवा भी सही है। तो यह रखना, एक शिक्षिका को यह ध्यान रखना चाहिए। तो आपका यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 17 का, तो आपका तीसरा ऑप्शन मिल रहा है, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, इस प्रकार आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। करें एक शिक्षार्थी जिसे दृष्टि बाधिता है, ठीक, कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए भाई देखिए, विविध तरह के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। अगला करें, कई प्रकार के स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। हाँ, ये वाला सही है भाई। एक दृष्टिबाधित बच्चा है, उसके प्रति स्पर्श करके ऐसे कुछ व्यवस्थाएं करना चाहिए जिससे बच्चा स्पर्श करके क्या हो जाए, सीख सके। ठीक है, स्पर्श करके सीख सके। तो आपका यहाँ सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है, बताइए किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। करें कि स्वलीनता का, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, या पठन वैकल्य का, या गुणज वैकल्य का। सही ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा, स्वलीनता का। ठीक है, अगला प्रश्न है, करें कि शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों में स्पेस को बढ़ावा देना चाहती है। क्या भाई, करें कि सृजनात्मकता का, देखिए रटना जब आए तुरंत काट दीजिए। रटना एनसीएफ 2020 क्या कहता है भाई, तो आपका यहाँ रटना गलत, रटना नहीं, असहयोग बिल्कुल नहीं, अनुशासनहीनता गलत भाई। तो आपका एक पहला ही सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ही काट कर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ये भैया नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो होगा। तो आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा।
कह रहे कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बताइए भाई, बचपन के प्रारंभिक सालों में बच्चों पर मतलब किस पर ध्यान देना चाहिए? चलिए, कह रहे हैं कि शारीरिक कौशल पर, तो भाई सही बात है, पहले पर ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं सामाजिक कौशल पर, ये भी बिल्कुल सही है। संज्ञानात्मक क्षमता पर, ये भी सही है। कह रहे हैं कि संवेगात्मक कौशल पर, ये भी सही है। तो मतलब आपको कह रहे हैं कि अमूर्त तर्क पर, नहीं भाई ये तो किशोरावस्था में आता है, ठीक, अमूर्त तर्क, तो ये आपका नहीं होता। यहाँ तो बचपन के पूछ रहा है ना, तो आपका ये पांचवा ऑप्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार आप देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। अगला देखिए, कहने कि रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना। देखिए भाई, रचनावादी कक्षा क्या होती है? देखिए, रचनावादी कक्षा में जो है अर्थपूर्ण अधिगम, विषय वस्तु के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, नए विचारों की खोज करने और विभिन्न अवधारणाओं और अनुभवों के बीच संबंध बनाने की एक प्रक्रिया है, उसी को रचनावादी कक्षा कहते हैं। तो बताइए आपका कौन सा यहाँ सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सेकेंड हो जाएगा, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया, ठीक है। अगला है, कहने भाई एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप अभी पीछे पढ़ा था तो किसका कहती है? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा पाड़, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि अभिकथन है भी, एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण उदाहरण शामिल करती है, ठीक है। तो ये आपका अभिकथन सही है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को आसपास के पर्यावरण उदाहरण शामिल करती है, ठीक है। तो आसपास ही शामिल, तो ये सही आपको दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तर्क कह रहे हैं कि सामाजिक संस्कृति संदर्भ से सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अभी 24 का? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? बताइए क्या करेगा बाधा? कह रहे हैं कि समस्या को सही से पहचानना, ये बाधा नहीं करेगा भाई। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, ये भी बाधा, इसमें कह रहे हैं कि बाधा जो उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो ये तो आपका नहीं होंगे। पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, ये भी नहीं। अगला, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना, हाँ ये वाला बाधा रहेगा भाई। ये वाला आपका चौथा नंबर जो है बाधा उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार देखिए, वस्तुओं के इस्तेमाल पारंपरिक तरीके से कह रहे स्थिर रखना, भाई स्थिर नहीं रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यहाँ चौथा सही हो जाएगा। ये आपके समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। देखिए 26 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं कि अभिकथन, विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। कहने कि विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है? नहीं भाई, जरूरी नहीं ना कि शिक्षक अच्छे से पढ़ाएं और विद्यार्थी असफल हो जाए तो उसमें शिक्षक की गलती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। तर्कार देखिए, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती, ऐसा गलत है भाई। खुद में क्यों सोचने की क्षमता नहीं होती है? तो ये भी उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश दें, भैया निर्देश देना यहाँ निगेटिव ऐसे हो जाता है, गलत हो गया, ठीक है। चलिए आप देखिए इसमें कौन कह रहे हैं, कह रहे हैं ए और आर दोनों सही है, गलत है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर देखिए दोनों सही गलत है। चलिए, तो इसमें आपका सही ऑप्शन चौथा हो जाएगा भाई, क्योंकि दोनों गलत है ना, तो ए और आर दोनों गलत है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं है? चलिए भाई, प्रभाव नहीं है, देखिए प्रभाव नहीं है। कहने की स्मृति, देखिए क्रोध है प्रभाव, प्यार है, भय है, लेकिन स्मृति नहीं होती है, ठीक। तो इसमें आपका यहाँ कौन सा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मृति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने की प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? बताइए भाई, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ाने के लिए क्या करेगी? पहला नंबर कह रहे हैं कि हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करेगी? नहीं। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करेगी? नहीं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा नहीं करवाएगी, प्रतिस्पर्धा करवाने से बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करे, जो जिसमें सीखे हुए बच्चा आनंदित हो तो उसको प्रोत्साहित करेगी। तो आपका चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कहने कि बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम स्पेस है, को प्रभावित नहीं करता, में बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है, को सुसाधित करता है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम क्या करता है भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही हो जाएगा, को सुसाधित करता है।
अगला है, देखिए आखिरी प्रश्न आपका है, कहने कि रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? किस कारक करे कि पर्यावरणीय कारक नहीं, योग्यता की कमी, भाई उसके अंदर योग्यता है, ठीक है, ये नहीं, कोशिश की कमी, हाँ ये सही हो जाएगा, ठीक है भाई, वो क्या हो गया, कोशिश की कमी थी, योग्यता की कमी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वह क्या कर रही थी, रूही मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, जिसके कारण उसके विज्ञान की समीक्षा परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत क्या थी, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, ठीक, तो उसके कोशिश में कमी आई है, योग्यता में कमी नहीं है, ठीक है, तो आपका यहाँ 30 का तीसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके कुल कितने भी 30 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो आप इन्हीं प्रश्नों को करिए, प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जरूर लाभ मिलेगा और अच्छे नंबर आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।